गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 8वीं क्लास के दूसरे अध्याय भूमि, मृदा, जल, वन एवं वन्य जीव संसाधन के जो अंतिम भाग है, अंतिम पार्ट है, फाइनल पार्ट, उसका अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्याय में हम जो वन्य जीव और वनस्पति संरक्षण से जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फौना एंड फ्लोरा के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है जिसे, तो फौना एंड फ्लोरा का जो योगदान है उस योगदान का को जानेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो क्लास में हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम सामाजिक जागरूकता फैलाकर भी हमारे प्राकृतिक वातावरण, वन्य जीवन, वनस्पति आदि का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में। सिटीज, CITES संस्था का, इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का शॉर्ट फॉर्म है सिटीज, CITES, जिसे इसका पूरा नाम है द कन्वेंशन on international trade, international trade in endangered species, endangered species of wild। ये इसका पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा के नाम से भी यह जानी जाती है। ठीक है, फौना एंड फ्लोरा के नाम से भी जानी जाती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है या अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी मान सकते हो, क्योंकि यह विश्व के अनेक देशों की जो सरकार है उन सरकारों के मध्य एक समझौता है। एक समझौता होकर इसके कुछ अलग अलग देशों के लोगों ने मिलकर एक इस प्रकार की संस्था का गठन कर लिया है जो इस समझौते का पालन करवाते हैं। इस संस्था का उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों या विश्व के सभी राष्ट्रों की जो सरकारें हैं उन सरकारों के बीच एक इस प्रकार का समझौता है जिसके माध्यम से विश्व की जो वनस्पति है, लुप्त होने वाली या संकटापन्न जो वनस्पति है, पक्षी है या अन्य वन्य जीव जो है, उन सभी को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, अलग अलग राष्ट्रों में एक दूसरे राष्ट्र के बीच में वन्य जीव, वनस्पति या पशु पक्षियों का जो व्यापार होता है, ट्रेड, तो उस व्यापार से उन स्पेसीज, उन जातियों की संख्या पर या उन जातियों पर लुप्त होने का या समाप्त होने का कोई खतरा तो नहीं है, इस बात का यह संस्था पता लगाती है। ठीक है, तो इसे साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
वन्य प्राणी और पौधों के, वन्य प्राणी पौधों व पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इन स्पीसीज जिसे हम प्रजाति भी कह सकते हैं, प्रजातियों, स्पीसीज या प्रजातियों, इन स्पीसीज या इन प्रजातियों के जीवन या अस्तित्व कह सकते हो, अस्तित्व को, जीवन को कोई खतरा तो नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, साधारण भाषा में इसका जो उद्देश्य है वह अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार को रोकना है। ठीक है, इसका साधारण भाषा में तो उद्देश्य है सिटीज या फौना एंड फ्लोरा जो है यह अलग अलग राष्ट्रों के या विश्व के जो अनेक राष्ट्र उनके बीच, उनकी सरकारों के बीच एक प्रकार का समझौता है कि आप जो एक दूसरे देश के साथ विशेष प्रकार की प्रजातियों, विशेष प्रकार की वनस्पति या विशेष प्रकार के पक्षियों का जो व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार के कारण उन प्रजातियों का, उन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन प्रजातियों के जीवन या उनके अस्तित्व को किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो इस बात को जानना, सुनिश्चित करना ही सिटीज का जो सिटीज है इसका मेन उद्देश्य है। और साधारण भाषा में इसका उद्देश्य जानना चाहे तो यह प्राकृतिक जीवों या संकटापन्न या जो दुर्लभ प्राणी हैं उन दुर्लभ प्राणियों, वनस्पतियों को का अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने का कार्य करती है। इस जो यह संस्था है या यह संस्था है, इस संस्था ने एक अलग अलग वन्य जीव और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां जो है उन प्रजातियों की एक सूची तैयार की है। इसने विश्व के अनेक वन्य जीव, वनस्पति एवं पक्षियों की सूची तैयार की है, और इस सूची में जो भी जीव या वनस्पति शामिल है उन जीवों और उन वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस सूची में शामिल सभी पक्षी और प्राणियों के व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूची तैयार की गई है। इस सूची में शामिल जीवों, वनस्पति एवं पक्षियों के व्यापार एवं शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्णतया प्रतिबंध। ठीक है, पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब विशेष बात यह है कि अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश में प्रतिबंध लगाते हैं अलग अलग जातियों पर, लेकिन यह एक इंटरनेशनल संस्था होने के कारण इस सूची में शामिल जीवों पर विश्व का, इस संस्था के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों में से कोई भी इस सूची में शामिल जीवों का व्यापार और शिकार नहीं कर सकता है।
ठीक है। अब तक इस संस्था ने लगभग 5000 पशुओं की जो वन्य जीव है, उन वन्य जीवों की 5000 वन्य जीवों की 5000 प्रजातियों 5000 प्रजातियों या जातियों को एवं लगभग 28,000 जो पौधों की पौधे हैं, पौधों की जातियों को संरक्षण दिया है, प्रदान किया है। इस संस्था ने अब तक लगभग 5000 जो जीव जंतु है, वन्य जीव है, उन वन्य जीवों को और लगभग 28,000 ऐसे पौधों की या वनस्पति की प्रजातियां है जिनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस लिस्ट में ये जो 5000 जीव और ये 28,000 पेड़ पौधे हैं या वनस्पति है, इनका किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इस सूची में शामिल कुछ जीवों के उदाहरण हैं भालू, डॉल्फिन, ठीक है, ये तो जीव हो गए। इसके अलावा कैक्टस, प्रवाल, आर्किड, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। इसने जिन जीवों का संरक्षण दिया है, दोनों का भालू वन्य जीव है, डॉल्फिन जो है एक समुद्री जीव है, कैक्टस जिसे हम साधारण भाषा में नागफनी कहते हैं तो एक वनस्पति का रूप है, प्रवाल है, यह वनस्पति और जीव दोनों में की श्रेणी में शामिल होता है, ठीक है, जिसे हम जो ये प्रवाल है समुद्र में जो मूंगा की चट्टान होती है उस पर पाए जाते हैं। इनसे निर्मित एक विश्व की सबसे बड़ी रोधिका है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, प्रवाल भित्ति भी कहते हैं उसे, और आर्किड एक फूल का प्रकार है। तो इस प्रकार यह है अलग अलग तत्वों प्रकार के चीजों का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम सिटीज क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि सामाजिक वनीकरण या समाज को जागरूक करके भी हम वन्य जीवों या हमारे आसपास के जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण कर सकते हैं। विश्व में अनेक पशु पक्षी है, जीव जंतु है, उन जीव जंतुओं की संख्या कम होने का मूल कारण है उन जीव जंतुओं का अंधाधुंध शिकार करना, जिसके कारण या तो उनकी संख्या काफी कम हो गई है या जिससे वो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर, विलुप्त होने के नजदीक पहुंच गए हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए अलग अलग राष्ट्रों की सरकारें, प्रदेशों की सरकारें, क्षेत्र विशेष की सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जब तक आम आदमी नहीं जुड़ेगा तब तक इस कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और समाज स्तर पर, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम स्थापित करके, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके हम आम आदमी को जागरूक बना सकते हैं, इन जीवों की जो महत्वपूर्णता है, महत्वता है वह बता सकते हैं और इनके संरक्षण के तरीके बता सकते हैं। इसके लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रादेशिक
एवं सामुदायिक स्तर पर प्रयास जरूरी है या आवश्यक है। सामुदायिक या प्रादेशिक स्तर पर हम प्रयास करके ही इन जातियों को, इन जीवों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हम जो वन महोत्सव इसके लिए हम कुछ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जैसे वन महोत्सव है, सामाजिक वानिकी है, जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित कर हम आम आदमी को सीधे प्रकृति से और इन वन्य जीवों से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम स्कूल के जो बच्चे हैं, उन स्कूल के बच्चों को प्राकृतिक कैंपों में, स्कूल के बच्चों को प्राकृतिक कैंप वन्य जीव अभ्यारण्य, चिड़ियाघर आदि जो संरक्षित या आदि कार्यक्रमों में आज स्कूल के बच्चों को प्राकृतिक कैंपों में लेकर जाने का प्रोग्राम कर सकते हैं। समय समय पर उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य में घुमाने के लिए लेकर जा सकते हैं, चिड़ियाघर देखने के लिए या वहाँ के पक्षियों को देखने के लिए लेकर जा सकते हैं। इससे होगा क्या, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारा जो देश का भविष्य है, ठीक है, यह प्राकृतिक कैंपों में जाकर प्रकृति के नजदीक होंगे और प्राकृतिक कैंप में वह अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति का महत्व समझेंगे। वन्य जीवों के साथ नजदीक जाकर उनके मन में जो भय, जो डर है या उन जीवों के प्रति जो नासमझी है, उसको समझ में बदल सकेंगे। चिड़ियाघर में छोटी छोटी अनेक चिड़ियाओं को देखकर उनका मन तो प्रफुल्लित होगा ही होगा, साथ ही उन विविध प्रकार की जातियों के संरक्षण की भावना भी उनके मन में आएगी। ठीक है, तो ये सारे कार्यक्रम करके हम विभिन्न जातियों को एक तो प्राकृतिक आवास प्रदान कर सकते हैं, एक आम आदमी को इन चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर पशु पक्षियों को मारना और उनका जो व्यापार करना है प्रतिबंधित है। जैसे भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना कानूनी अपराध है। इन जीवों का शिकार करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इन सभी समस्याओं के साथ साथ एक प्रमुख कारण और है जो दावानल है। वह इसका आपको पहले बता ही दिया था कि दावानल का मतलब होता है, ठीक है, जो जंगल में लगी हुई जो आग होती है उसे दावानल कहते हैं। और दावानल लगने का, जंगल में आग लगने का के प्रमुख कई कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारक है प्राकृतिक कारण। ठीक है, दावानल वन एवं वनस्पति ह्रास का प्राकृतिक कारण। ठीक है, दावानल जंगल की आग, दावानल को जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, जंगल की आग। ठीक है, सुनने में आता है, अक्सर ऐसा होता रहता है कि विश्व के उस देश में, विश्व के उस क्षेत्र में या किसी देश के उस क्षेत्र में जंगल में आग लग गई है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है पहला तो तड़ित झंझा तूफान। तड़ित झंझा काफी तूफानी जो बारिश होती है, तूफान होता है, उस तूफान के कारण बिजली वगैरह गिरने के कारण आग लग जाती है, तो यह प्राकृतिक कारण है।
इसके अलावा ठीक है प्राकृतिक एवं मानवीय कारक ठीक है। दावानल है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारक है। दावानल में तड़ित झंझा की वजह से आग लगती है, वह प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारण। इसके अलावा दूसरा है असामाजिक तत्वों द्वारा अपने किसी स्वार्थ में किसी स्वार्थ के कारण आग लगाना। और तीसरा कारक है ठीक है कई बार कैंप वगैरह में घूमने फिरने जाते हैं तो साधारण लोगों की लापरवाही के कारण आग लगना, जो घास फूस है वहां पर आग लग जाती है, या कई बार हम कैंप फायर वगैरह करके उस आग को बुझाते नहीं हैं, इस कारण हम तो वहां से आ जाते हैं और वह जो अग्नि की चिंगारी है किसी न किसी घास फूस के स्थान पर लग जाती है। तो कई बार जो असामाजिक तत्व है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई असामाजिक तत्व हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, तो उनकी वजह से आग लग सकती है, तड़ित झंझा की वजह से आग लग सकती है, या साधारण इंसानों की वजह से लग सकती है। तो इसके कुछ नियंत्रण के भी उपाय है। सबसे पहला है लोगों को आग और वनस्पति के बारे में पूर्णतया शिक्षित करना कि किसी भी क्षेत्र विशेष में हम कैंप फायर जैसे अगर कोई घटना करते हैं, आग जलाते हैं जंगल में, तो उस आग को पूर्णतया पानी डालकर बुझाकर ही उस स्थान विशेष को छोड़ना चाहिए। दूसरा है परीक्षण बिंदु अथवा निपुण भूमि चौकसी, जो सैटेलाइट वगैरह है उनके माध्यम से पूरी तरह से चौकसी और संचार जाल के समन्वित उपयोग के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र विशेष में लगी हुई आग का शीघ्रता से पता लगा सकते हैं और उसे समय रहते बुझा सकते हैं। ठीक है। विश्व में अगर जो प्राणियों की संख्या है, प्रजातियों की संख्या है, उस प्रजातियों की संख्याओं को अगर हम नष्ट ना करेंगे, उन्हें बचाकर रखेंगे, तो हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना है, हमें आगे चलकर हम बड़े होंगे तो हमें इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करनी है जिससे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को नुकसान हो। तो आज की इस वीडियो क्लास के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। इसी अध्याय की जो अंतिम वीडियो क्लास होगी उसमें आपको इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे। ठीक है।